नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी बीए सेकेंड सेमेस्टर के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में, जो कि सभी विश्वविद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम होगा। और आपको बता दूं कि आज हम समझेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हमको पढ़ने होते हैं बीए के सेकेंड सेमेस्टर में। चूँकि आप लोग पेपर 1 का मतलब कि प्रथम सेमेस्टर का पेपर आप दे चुके हैं, अब आप सेकेंड सेमेस्टर में आ चुके हैं। सेकेंड सेमेस्टर यानी कि बीए प्रथम वर्ष में 2 सेमेस्टर आपको पढ़ने होते हैं। अब पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर, ऐसे ही सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, और आपको थर्ड ईयर में 5th और 6th सेमेस्टर पढ़ना होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो 4 साल का बीए करवा रही हैं, ठीक है, और कुछ 3 साल का ही करवा रही हैं। तो ये आपका जो सिलेबस है, ये आपका सोशियोलॉजी का सिलेबस है। मेजर माइनर दोनों में आ सकता है, ठीक है। वैसे माइनर का सिलेबस इसी टाइप का ही है, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बट यही लगभग में आता है। जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा वो माइनर के सिलेबस में कुछ फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चंस इंक्लूड करके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बीए का ये न्यू सिलेबस है 2025-26 के लिए सोशियोलॉजी का। भारत में समाज संरचना, संगठन और परिवर्तन के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे आज के वीडियो के माध्यम से, ठीक है। यानी सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज, ठीक है। इसके बारे में बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास रहेगा। सभी विश्वविद्यालयों के लिए यही पाठ्यक्रम है सोशियोलॉजी का। ऐसे ही हमने और भी, जैसे जियोग्राफी का मैंने दे दिया है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपका सिलेबस होगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 8 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ होता है। 8 इकाइयों में बात की जाए तो अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, अलग अलग टॉपिक होते हैं। तो हर एक टॉपिक को आपको समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। टॉपिक को कैसे कवर करेंगे, किस तरीके से लेक्चर्स होंगे, किस तरीके से हम अध्ययन करेंगे, पेपर ऑब्जेक्टिव होगा तो उसकी तैयारी कैसे होगी, लिखित के पेपर की तैयारी कैसे होगी, सब कुछ आपको बताते हुए कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर भी दृष्टिपात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत ही बारीकी के साथ और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें प्रिपेयर करवाई जाएंगी, और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे अगर आप हमारे लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। चले, समाजशास्त्र बीए द्वितीय सेमेस्टर, तो इसमें आपको भारत में समाज संरचना, संगठन और परिवर्तन के बारे में समझना है। सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज, ठीक है। यूनिट नंबर 1 यानी इकाई संख्या 1। यूनिट माने होता है इकाई, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। पहली इकाई में आपको क्या पढ़ना है महोदय? पहली इकाई में पढ़ना है भारतीय समाज की संरचना कैसी है, यानी कि द स्ट्रक्चर ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी की संरचना कैसी है। इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज में आप देखते हैं एक तरफ गांवी समाज बहुत ज़्यादा है, गांव में जो लोग निवास करते हैं, गांव में ज़्यादा लोग निवास करते हैं। शहरों में कब लोग निवास करते हैं? तो गांव किसे कहते हैं, कस्बा किसे कहते हैं, नगर किसे कहते हैं, महानगर किसे कहते हैं। तो इन सभी में जनसंख्या कैसे रहती है, विशेषताएं क्या क्या पाई जाती है। जैसे गांव में आपको देखते हैं, गांव की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो गांव में क्या पाया जाता है? गांव में प्राथमिक संबंध होता है, कोई किसी का काका है, कोई किसी का, ठीक है, चाचा है, कोई बप्पा है, कोई, ठीक है, गांव का चाचा है। मतलब इस तरीके से गांव में सब एक दूसरे से प्राथमिक संबंधों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। प्राथमिक संबंध मतलब कि प्राइमरी रिलेशंस, कहने का मतलब ये है कि खूनी रिश्ता होता है, भाई पटीदारी का संबंध होता है। जबकि शहरों में लोग जो है, आपके बगल का वाला जो है वो हो सकता है कोई यादव जी हो, उसके बगल वाला कोई मुस्लिम हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, कोई पारसी, कोई बौद्ध, कोई यहूदी, और या कोई ब्राह्मण हो सकता है। मतलब कि अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग रिश्तों के लोग आपके बगल में रह सकते हैं। हो सकता है आप उनको ना जानते हो सकता है जानते हो। यानी कि वहाँ पर जो संबंध होता है शहरों में, वो संबंध आपका, नगरों का संबंध जो होता है वो औपचारिक संबंध होता है। 2 प्रकार के संबंध होते हैं बेटा, एक होता है औपचारिक संबंध और एक होता है अनौपचारिक संबंध। तो गांव में अनौपचारिक संबंध होता है। अनौपचारिक मतलब कि ऐसे कि वैसे जुड़े हुए हैं, किसी का किसी में कोई स्वार्थ नहीं है, सब आपस में वैसे जुड़े हुए हैं। जैसे कोई तिलक ठनती है गांव में, तिलक या शादी होती तो गांव भर के लोग आते हैं, बैठते उठते हैं, थोड़ा सा भावकाल टाइट करते हैं, खाते पीते फिर निकल जाते हैं। इस तरीके से गांव में होता है। शहरों में क्या है, कुछ ही लोग जाएंगे, उनके घर वाले, उनके नाते रिश्तेदार, और बस लड़की लड़का के। तो ये होता है आपका। और वहाँ पर जैसे कि कुछ बॉस वगैरह जाएंगे, जैसे कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे, यानी कि आप किसी न किसी व्यवसाय के द्वारा शहरों में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जो कि औपचारिक संबंध होता है, एक सरकारी या एक फॉर्मल तरीके से आप जुड़े रहते हैं। जबकि गांव वगैरह में प्राथमिक संबंध होता है और शहरों में द्वितीयक संबंध होता है। इस तरीके से भारतीय समाज में एक तरफ गांव है, दूसरी तरफ नगर है, और नगरों और गांवों के बीच में कस्बाई एरिया इस समय बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे अयोध्या का जो स्ट्रक्चर था पूरा का पूरा, जैसे पहले गांव जो एरिया था वो कस्बा बनने मतलब कि कस्बा लगभग में बन चुका है।
हमारे जो है मामा का घर उधर पड़ता है, तो मैं जब कभी जाता था, पहले जाता था, तो वो एकदम से गांव का एरिया था, एकदम से बहुत पिछड़ा हुआ था। लेकिन अब वहीं पर लगभग 1 बिस्सा ज़मीन की अगर कीमत देखें तो लगभग आपका जो है 15 से 20 लाख रुपए वहाँ की ज़मीन का कीमत हो गया है। पहले मुश्किल से 1 लाख या आधा लाख भी नहीं मिलता था 1 बिस्सा का, लेकिन आप देखेंगे तो इतना बढ़ चुका है अयोध्या में राम मंदिर बनने से। तो कहीं ना कहीं पे गांव, कस्बा, नगर ये सब क्या होते हैं, इन दोनों के, इन सभी के बीच में क्या संबंध होते हैं, यही सब आपको पढ़ने हैं यहाँ पर। तो भारतीय समाज की संरचना में जैसे गांव हो गया, शहर हो गया, कस्बा हो गया, ठीक है, इनके बारे में समझेंगे तीनों। गांव क्या है, गांव की विशेषता, शहर क्या है, शहर की विशेषता, और कस्बा क्या है, कस्बे की विशेषता। इन तीनों की परिभाषा और तीनों की विशेषताओं को लेकर के परीक्षा में प्रश्न खूब पूछे गए हैं पिछले वर्ष, तो इन पर जरूर आपको फोकस करवाना है। इसके बारे में हम विस्तार चर्चा करेंगे। ग्रामीण और शहरी संबंध के बारे में देखेंगे कि गांव और शहर का क्या संबंध होता है। तो इसको विलेज कहते हैं गांव को अंग्रेजी में, टाउन कहते हैं कस्बा को, और सिटी कहते हैं, ठीक है, नगर को, ठीक है। रूरल माने होता है ग्रामीण, और अर्बन माने होता है बेटा शहरी, ठीक है। तो उनके बीच में क्या लिंकेज होते हैं, क्या जुड़ाव होते हैं, क्या संबंध होते हैं, उसके बारे में हम लोग भी यहाँ पर देखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन लगभग मान करके चलो इकाई नंबर 1 से 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आपका एकदम से तैयार हो जाता है। अगर इकाई नंबर 1 आप केवल इकाई नंबर 1 तैयार कर दे तो 10 से 15 नंबर आप एकदम से जान लीजिए आपका तैयार हो चुका है। बात करते हैं इकाई नंबर 2 की। इकाई संख्या 2 यानी कि यूनिट 2। यूनिट 2 की अगर बात की तो भारत में समाजशास्त्र का इतिहास और उद्भव कैसे हुआ, ठीक है। भारत में समाजशास्त्र का क्या इतिहास रहा है। समाजशास्त्र की अगर बात की है, समाजशास्त्र के इतिहास की, तो वैसे तो विश्व स्तर पर इतिहास जो रहा समाजशास्त्र का वो अलग रहा है, लेकिन भारत में किस तरीके से पौराणिकता के हिसाब से, पौराणिक चीज़ों में या वैदिक समाज में आप देखेंगे समाज का क्या रवैया रहा, फिर धीरे धीरे करके उसका विकास कैसे कैसे होता है, सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यानी प्राचीन समय से लेकर के आधुनिक समय तक के समाज के बारे में, जिसमें राधा कमल मुखर्जी, डॉक्टर GS घुरिये, श्रीमती इरावती करबे, ऐसे तमाम प्रकार के समाजशास्त्रियों का जो योगदान रहा है, उस राधा कमल मुखर्जी वगैरह, इन सभी के बारे में विस्तार से देखेंगे, ठीक है। बेसिकली 1914 के बाद से आप देखते हैं भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र का अध्ययन एक विषय के रूप में करवाया। तो हिस्ट्री एंड इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी इन इंडिया, तो ये आपका सेकंड चैप्टर है। यहाँ से भी आपके 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 3 की अगर बात की जाए, इकाई संख्या 3, इसमें आपको सांस्कृतिक यानी कल्चरल और जातीय विविधता यानी कि कल्चरल एंड जो है एथनिक डाइवर्सिटी, यानी कि एथनिक डाइवर्सिटी मतलब कि आप देखते हैं भारत में चूंकि विविधता का देश है भारत, सांस्कृतिक विविधता की बात करें, चाहे आप जातीय विविधता की बात करें, चाहे धार्मिक विविधता की या सांप्रदायिक विविधता की बात करें, भौगोलिक विविधता की बात करें, आप देखते हैं एक तरफ हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के सिंधु और मतलब कि उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना का समतल मैदान है। उससे नीचे आएंगे तो मध्य प्रदेश में पठारी एरिया पड़ेगा, डेक्कन वगैरह का पठार आप दक्षिण भारत में देखेंगे। और फिर इधर किनारे आएंगे तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट पर बड़ी बड़ी वनस्पतियाँ और पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। इस तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है भारत का भौगोलिकता के हिसाब से भी अलग अलग है। सामाजिकता में अगर देखेंगे तो भारत के समाज में एक तरफ जनजातीय समाज है, एक तरफ आप देखेंगे कि आर्य लोगों का समाज, उत्तर भारत का समाज के लोगों का कुछ अलग रवैया है, दक्षिण भारत के समाजियों का अलग रवैया है। मतलब कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि भारत में सांस्कृतिक विविधता भी है और आप देखते हैं कि कई प्रकार की प्रजातीय विविधता भी आपको देखने को मिलेगी। एक तरफ कुछ ऐसे एरिया जैसे कि जो चाइना के किनारे जो देश मतलब कि अपने राज्य जैसे कि मिजोरम हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, उन सभी में आप देखते हैं कि उनका जो प्रजातीय विविधता है वो मंगोलाइड प्रजाति से थोड़ा सा बिलोंग करते हैं। नीचे आप देखेंगे तो द्रविड़ियन प्रजाति हो जाएगी, इधर देखेंगे तो आर्य प्रजाति के हम लोग हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कई प्रकार की प्रजातियों का मिक्स हम लोग जो है वो हैं। तो कई प्रजातियां भी हैं, कई जातियां भी हैं, हर एक हिसाब से आप देखेंगे तो विविधता मिलेगी। भारत डाइवर्सिटी में एक जो है यूनिटी को स्थापित करने वाला देश रहा है। भारत विविधता में एकता के लिए जाना जाता है विश्व स्तर पर। भारत में जातियों की बात की, तमाम सारी जातियां, तमाम सारे धर्म, सभी लोग मिलजुल करके मेल भाव से रहते हैं, ठीक है। तो सांस्कृतिक और जातीय विविधता के बारे में समझेंगे। इसके अलावा भाषा के संबंध में विविधता,
भाषा आप देखते हैं, देखें जैसे आप देखते हैं हर राज्य की अपनी अपनी भाषा, जैसे कि आप देखते हैं हिंदी भाषा अधिकतर राज्यों में बोली जाती है, फिर गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, ठीक है, तमिलनाडु में तमिल, ठीक है, इसके अलावा केरल में मलयालम, इस तरीके से आपका कर्नाटक में कन्नड़ वगैरह, और ऐसे तमाम अलग अलग, आंध्र प्रदेश में, ऐसे तमाम अलग अलग राज्यों में तेलुगु, तमिल, ठीक है, मलयालम, दक्षिण भारत में तमाम भाषाएं, उत्तर भारत में इधर असमिया, उड़िया, ठीक है, मैथिली, मतलब कि तमाम प्रकार की भाषाएं आप देखते हैं अलग अलग राज्यों में बोली जाती हैं। फिर भी हम जो है इकट्ठा रहते हैं, हमारा एक देश है, ठीक है, यूनिटी को स्थापित करते हैं। तो भाषा को लेकर के भी भारत में तमाम विविधता आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जाति और धर्म के संबंध में विविधता मिलेगी, तमाम प्रकार की जातियां, तमाम प्रकार के धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, बौद्ध, जैन, पारसी, ठीक है, सारे धर्म के लोग भारत में आपको मिलेंगे। कुल मिलाकर के कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज, कास्ट एंड ओरिजिन, तो इन सभी के बारे में हम चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा इकाई नंबर 4 की अगर बात की जाए तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, भारत में जनजातीय समुदाय के बारे में आपको पढ़ना है कि भारत में कौन कौन से जनजातीय समुदाय हैं, उन समुदायों के बारे में समझना है। फिर इसके बाद में भौगोलिक वितरण की समस्या, कहाँ कहाँ पर लोग कैसे कैसे वितरित हैं, कैसे कैसे फैले हुए हैं। इसके अलावा आत्मसात करना, आत्मसातीकरण एक प्रक्रिया है समाजशास्त्र की, जिसमें हम एक संस्कृति को अपनाते हैं, ठीक है, या एक कल्चर को अपनाते हैं। एकीकरण, ठीक है, अभिकथन सरकार, ठीक है, ये तमाम प्रकार, और आदिवासी कल्याण, ये तमाम प्रकार के, मतलब आदिवासियों से रिलेटेड, जनजातियों से रिलेटेड तमाम प्रकार के जो सरकार के द्वारा काम किए गए हैं उनके बारे में आपको जानना है। और जनजाति के बारे में अगर बात की, जनजाति किस तरीके से मतलब कि किस तरीके से एकीकरण होता है उनका भारतीय संस्कृति में, तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। चैप्टर वाइज क्लासेस, मॉडल पेपर रिवीजन क्लास के माध्यम से हम सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको चैप्टर वाइज क्लासेस प्राप्त करनी है या आपको कोर्स में हमारे ज्वाइन होना है, तो जो बच्चे हमारे कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। 91 61 93 60 62 पर आपको SMS करना है। सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस जो है प्रारंभ हो चुकी हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट की नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा। सभी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र आपकी 100 रुपीज़ में करवाई जा रही है, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हुई थी, काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं सेकंड सेमेस्टर में, तो जुड़ने के लिए आप SMS करें तुरंत इस नंबर पर। सेकंड सेमेस्टर में जो आपके 3 सब्जेक्ट होंगे उनकी तैयारी, और आपका जो एक आपको करिकुलर सब्जेक्ट होगा जिसमें आपको फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ना है, उसकी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से हो जाएगी। तो जिन बच्चों को जुड़ना है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। माइनर सब्जेक्ट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो को करिकुलर, माइनर, मेजर, सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपकी शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से होगी। तो आपको आपके पास एक स्कैनर सेंड करेंगे हम, जैसे आप SMS करेंगे उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर देना होगा। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ग्रुप में क्या होगा कि आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, चैप्टर वाइज भी क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स तमाम सारे मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा PDF नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर मिल जाएंगे आपको, ठीक है, प्रीवियस ईयर आपके मॉडल पेपर मिल जाएंगे। और इसके अलावा साथ ही साथ में आपको जैसे कि आपकी परीक्षा अगर MCQs हो रही है तो MCQs टाइप के क्वेश्चंस, और आपकी परीक्षा लिखित हो रही तो लिखित टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, विभिन्न चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चंस आपके लिए, और उनके आंसर्स की व्यवस्था भी करी गई है। तो यानी कि बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास रहेगा। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, आज चैप्टर मतलब आज सिलेबस डिस्कशन हो रहा है, ऐसे ही धीरे धीरे करके क्लासेस आपकी होती रहेंगी सभी सब्जेक्ट की। तो जो भी आपका सब्जेक्ट होंगे उन सभी की तैयारी होती रहेगी, यानी कि आपका एग्ज़ाम की तैयारी जो होगी बहुत ही बेहतर ढंग से करवा दी जाएगी। अगर आप इस मतलब आप सीरीज लेंगे तो लगभग आपका 300 से 400 रुपये की सीरीज पड़ेगी सभी सब्जेक्ट की। अगर आप बुक लेंगे तो कम से कम 2000 से नीचे आपकी बुक नहीं आएगी सभी सब्जेक्ट की। तो अगर आप बुक भी नहीं लेते हैं, सीरीज भी नहीं लेते हैं, आप हमसे ही जुड़ जाते हैं डायरेक्टली, तो आप PDF नोट्स आपके पास इतना सेंड कर दिया जाएगा कि आप उसी से पढ़ करके अपनी परीक्षा में बहुत अच्छे अंक हासिल कर पाएंगे। और रिवीजन क्लास तमाम प्रकार की जब एग्जाम होते तो रिवीजन क्लास के आधार पर चीज़ें तैयारी करवाई जाएंगी। तो जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। पेमेंट आप किसी दूसरे से भी करवा सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं चलाते ऑनलाइन माध्यम से तो आप किसी दूसरे से भी पेमेंट करवा करके स्क्रीनशॉट भिजवा दीजिएगा, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। तो बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ें वहाँ पर अध्ययन करवाई जाएंगी। तो जल्दी से जुड़ जाएं, देर ना करें। जितना जल्दी जुड़ेंगे आपका ही फायदा होगा, बाद में फीस बढ़ भी सकती है। तो जिनको भी जुड़ना है फटाफट से आप जुड़ जाइएगा, सभी के लिए व्यवस्थित नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चले
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मतलब अगला जो आपका जो है चैप्टर्स क्या क्या पढ़ने हैं हमको। इकाई नंबर 5 की अगर बात की जाए बेटा, तो इकाई नंबर 5 में हमको भारतीय समाज के बुनियादी संस्थानों के बारे में समझना है, यानी कि बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, जो ऐसे संगठन हैं या ऐसे जो बुनियादी संस्थान हैं उनके बारे में समझना, जैसे कि जाति किसे कहते हैं, जाति की परिभाषा। ये वाला जो आपका इकाई नंबर 5 है, यहाँ से आपके 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आपके एकदम से फैक्ट हैं कि आने वाले हैं। तो जाति क्या है, जाति किसे कहते हैं, जाति की विशेषता, जाति और वर्ग में क्या डिफरेंस होता है, ये प्रश्न हमेशा पूछा गया है। इसके अलावा विवाह किसे कहते हैं, विवाह के प्रकार, विवाह की परिभाषा, विवाह कितने प्रकार का होता है, विवाह का उद्देश्य क्या होता है, विवाह की विशेषताएं क्या होती हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। इसके अलावा धर्म किसे कहते हैं, धर्म की परिभाषा, विशेषताएं। वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग की परिभाषा, विशेषता, जिसको आप कास्ट मतलब क्लास बोलते हैं। और संयुक्त परिवार, बेसिकली संयुक्त परिवार के बारे में समझेंगे, ज्वाइंट फैमिली के बारे में, यानी कास्ट, मैरिज, रिलीजन, क्लास एंड ज्वाइंट फैमिली के बारे में विस्तार से जानेंगे। यहाँ से आपका 4-5 टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, जाति का एक टॉपिक अलग है, वर्ग का, विवाह का, धर्म का, सबका एक अलग टॉपिक है, संयुक्त परिवार एक अलग टॉपिक है, तो सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये यूनिट नंबर 5 जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये इस पर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा। मॉडल पेपर वगैरह में मैं ऐसे ही क्वेश्चंस को रखता हूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या दूसरे 2-3-4 वर्षों में पूछे जाने वाले होते हैं। ठीक है, इकाई नंबर 6 में हम लोग पहुंचेंगे तो क्या पढ़ेंगे, भारत में सामाजिक वर्ग के बारे में देखेंगे। ठीक है, भारत में सामाजिक वर्ग देखें, भारत में सामाजिक वर्ग में जैसे कृषि हो गया, ग्रामीण, औद्योगिक और शहरी कृषि। ठीक है, मतलब औद्योगिकरण, तमाम प्रकार के, जैसे सोशल क्लासेस इन इंडिया, मतलब कि एग्रीरियन, रूरल, इंडस्ट्रियल एंड अर्बन, यानी कृषि व्यवस्था देखेंगे बेसिकली, जो ग्रामीण एरिया की है, मतलब ग्रामीण एरिया में जो कृषि होती है उसके बारे में समझेंगे। और जो इंडस्ट्रियल एरिया में, मतलब कि शहरी जो शहर होते हैं वहाँ पर इंडस्ट्री किस तरीके से फेमस है उसके बारे में समझेंगे। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि गाँव में कृषि की प्रधानता है, वहीं शहरों में उद्योगों की प्रधानता है। तो गाँव के जो है कृषि के बारे में, हम कैसे कृषि होती है, किस तरीके की व्यवस्था है, वो सब देखेंगे। साथ ही साथ में शहरों के जो उद्योग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, विशेषताओं के बारे में सब कुछ समझेंगे। इसके बाद में यूनिट नंबर 7 के बारे में देखेंगे, जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या, पॉपुलेशन, किस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या विस्फोट के बारे में समझेंगे। ठीक है, जननांकिकीय सिद्धांत समझेंगे माल्थस का। ठीक है, माल्थीसियन सिद्धांत जो है माल्थस ने जो दिया है कि भाई जनसंख्या जो होती है वो जैसे जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। जैसे कैसे बढ़ती है जनसंख्या, जैसे उत्पादन के साधन, जैसे आज 1 बना, कल 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से बढ़ता है जो है उत्पत्ति के साधन या उत्पादन के साधन। ठीक है, उत्पादन के साधनों की वृद्धि कैसे होती है, उत्पादन के साधन जो होते हैं बेटा वो इस तरीके से बढ़ते हैं। ठीक है, उत्पादन के साधन जो होते हैं समांतर श्रेणी में बढ़ते हैं, जबकि आपकी जनसंख्या जो होती है वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। जनसंख्या कैसे बढ़ती है, जनसंख्या जो होती है ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी में, जैसे कि आज 1 है, जनसंख्या कल 2 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, फिर आपकी 8, फिर 16, फिर 32, ठीक है, फिर 64, इस तरीके से जनसंख्या बढ़ती जाती है, यानी गुणोत्तर श्रेणी में एक दूसरे का गुणा होके। ठीक है, जबकि इसमें आप देखते हैं समानांतर है। ठीक है, इसमें जैसे 1 बना, 2 बना, 3 बना, इस तरीके से, यानी कि उत्पत्ति के साधन है, उत्पादन के साधन कम होते हैं, जनसंख्या उसकी अपेक्षा बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। ठीक है, तो इसके बारे में ये माल्थीसियन थ्योरी है, पूरा विस्तार से बताएंगे आपको। इसके अलावा आपका जनसांख्यिकीय ट्रैक्शन सिद्धांत, ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में आया हुआ है। जनसंख्या वृद्धि और उसका नियंत्रण कैसे किया जाएगा, जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही, जनसंख्या वृद्धि के कारण, और जनसंख्या वृद्धि को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसको लेकर के तमाम प्रकार के जानकारी आपको यहाँ पर पढ़नी होगी। जनसंख्या वृद्धि से आपका क्या तात्पर्य है, जनसंख्या नियंत्रण के उपायों पर प्रकाश डालें। ऐसे दीर्घ उत्तरीय में कई प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ से आपके 10 नंबर का क्वेश्चन एकदम से परफेक्ट है कि आने वाला है 7 नंबर यूनिट से, तो आप इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। मतलब मैं प्रयास करूँगा कि क्लासेस करवाऊँगा सबकी। ठीक है, इसके अलावा भारतीय समाज में परिवर्तन, खास करके जातिवाद, आप देख रहे हैं लगातार जातिवाद अपने चरम पर है। जब से सोशल मीडिया आया तब से जातिवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। व्हाट्सएप पर ग्रुप्स बन रहे हैं, तमाम सारे जातियों के अलग अलग ग्रुप्स बन रहे हैं, उसमें तमाम प्रकार के जो है भड़काऊ टाइप के जो है लेख प्रकाशित करवाए जाते हैं। वो लेख जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, उसी लेख को पढ़ करके जो जाति के लोग होते हैं वो भड़क जाते हैं, उसके बारे में रिसर्च नहीं करते कि बातें जो इस यहाँ पर लिखी हैं वो सही है कि गलत हैं, बस उसको लिखा है, बस उसको पढ़ करके बस मात जाते हैं, एकदम से मात मतलब कि एकदम से भ्रमित हो जाते हैं कि नहीं यही हुआ होगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप अध्ययन करेंगे तो जातिवाद आप एक अलग, आप किस जाति से हैं उसको आप एक अलग पैटर्न पर रख दीजिएगा, फिर उसके बाद में पढ़िएगा।
सांप्रदायिकता यानी कि धर्म को लेकर के तमाम प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। नक्सलवाद आप देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है। तो यहाँ से लगभग आपके 15 नंबर का क्वेश्चन या 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपका एकदम से परफेक्ट है। भारतीय समाज में परिवर्तन जो हो रहा है, जातिवाद में परिवर्तन हो रहा है, सांप्रदायिकता में परिवर्तन और नक्सलवाद लगातार बढ़ रहे हैं। तो इन सभी के बारे में चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन सोसाइटी, जिसमें आपको जो है कास्टिसिज्म, कम्युनलिज्म एंड नेशनलिज्म के बारे में आपको मतलब कि नक्सलिज्म के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, सांप्रदायिकतावाद हो गया और कास्टिसिज्म मतलब कि जातिवाद हो गया। जातिवाद किसे कहते हैं, सांप्रदायिकतावाद क्या है, नक्सलवाद क्या है। ये बेसिकली राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक उत्पन्न करने वाले तत्व है तीनों। चाहे जातिवाद की बात की जाए, जातियों के नाम पर कि केवल अपनी ही जाति सबसे बड़ी है, ठीक है, दूसरे की जाति को दबा करके अपने आप को आगे बढ़ा लेना जातिवाद कहलाता है। अपने जाति के प्रति इतना ज़्यादा एक प्रकार से लगाव रखना, अपने जाति के प्रति लगाव रखना जातिवाद नहीं होता है। अपनी जाति के प्रति लगाव रखना और साथ ही साथ में दूसरे जाति का विरोध करना या दूसरे जाति को आगे ना बढ़ने देना, दूसरी जाति के अगर वो आगे बढ़ रही है तो उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करना, ये सब होता है जातिवाद। ठीक है, संप्रदायवाद क्या होता है, जब एक धर्म मतलब धर्म के आधार पर, ठीक है, या समुदाय के आधार पर एक समुदाय दूसरे समुदाय से टक्कर लेता है, संघर्ष होता है, संप्रदायवाद होता है। और इससे क्या होता है, राष्ट्रीय एकता को बाधा उत्पन्न होती है, राष्ट्रीय एकीकरण में खतरा उत्पन्न होता है। नक्सलवाद जो होता है बेसिकली ये एक समुदाय विशेष या एक जनजाति विशेष से आता है, जो कि औद्योगिकरण के खिलाफ काम मतलब अपने गांव की रक्षा के लिए, अपने गांव के विकास के लिए या अपने गांव को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार के विरुद्ध में काम करते हैं, सरकार की किसी भी नीति को नहीं मानते हैं, सरकार के विरुद्ध, ठीक है, हिंसा के साथ आगे बढ़ते हैं। यानी कि ये अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन नहीं करते, हिंसात्मक तरीके से आंदोलन करते, गोलीबारी भी कर सकते हैं, कई प्रकार की चीज़ें हैं। तो ये आपका हो गया इकाई नंबर 8, इसमें ये चीज़ें पढ़नी है। तो इस तरीके से ये 8 इकाइयों के माध्यम से आपको चीज़ें पढ़नी है। सिलेबस ये आपका है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो आप अगर हमारे पास SMS करेंगे तो आपको यहाँ पर जो ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो आपका PDF ये सब मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का मिलता रहेगा आपको सिलेबस। इसके अलावा आपका ये सिलेबस होम साइंस का आपका ये भी आपके समक्ष आ जाएगा। तो होम साइंस में आपको इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स के बारे में समझना है, ठीक है, वस्त्र और परिधान का परिचय एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि आपको परिवार संसाधन प्रबंध के बारे में पढ़ना है BA के 2nd सेमेस्टर में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें, सभी विश्वविद्यालय में यही पढ़ना है। तो होम साइंस का सिलेबस भी आपका जल्द ही आ जाएगा। मिलेंगे फिर बेटा फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो किसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।